नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कवक। कवक व्हाट आर फंजाई, यानी कवक क्या होती है। कवक के बारे में आज हम फुल डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कवक फंजाई। जो कवक और फंजाई है यह प्राचीन भाषा, यानी जो प्राचीन भाषा थी प्राचीन रोमन भाषा का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति से फंगस शब्द से हुई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फंगस शब्द है या कवक शब्द है ये किस भाषा का है। ये रोमन भाषा का प्राचीन शब्द है और इसकी उत्पत्ति से फंगस शब्द से हुई है, जो स्पोंजिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्पोंजिया से संबंधित है। इसका शाब्दिक अर्थ छत्रक या खुंबी या कुकरमुता मशरूम होता है, यानी मशरूम जिसे खाया जाता है, जो मधुमेह रोगियों के लिए एक वेजिटेबल मीट्स के समान होता है। मशरूम या खुंबी या छत्रक ये बारिश के मौसम में सर्वाधिक मृदा से निकलती है। कवक जो होता है ये यूकैरियोटिक्स प्रोटिस्टा परजीवी है। इसमें पर्णहरित का अभाव होता है, यानी इसमें हरापन नहीं पाया जाता। कवक में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, यानी कवक जो होती है उसमें क्या पाया जाता है? एक सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। कवक एक स्वांगीकारी यानी बहुत सारे रंग बदलने वाली प्रकृति की होती है और वर्धिका यानी बढ़वार करने वाली होती है, यानी वृद्धि करती है, यानी वेजिटेटिव बॉडी रखती है। कवक कोशिका जो कवक होती है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन नामक पदार्थ से बनती है। क्वेश्चन आता है जो कवक होती है उसकी जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है? तो वो काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फंजाई करैक्टर, यानी कवक का जो लक्षण है या उसके करैक्टर्स क्या हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में सबसे पहले अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे आइंसवर्थ ने 1973 में कवकों का निम्न लक्षण बताए, यानी सबसे पहले 1973 में कवकों के जो लक्षण बताए थे वो आइंसवर्थ ने बताए थे। जो कवक होती है ये भोजन कैसे लेती है? ये परपोषी प्रकृति की होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण का अभाव होता है, यानी इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ये परपोषी पर ही निर्भर रहती है। एवं अवशोषी एब्जॉर्वेटिव प्रकृति की होती है और अंतर्ग्रहण या मेजेस्ट्रेशन विरल होता है, यानी इसमें भोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है। ये परपोषी के अंदर प्रवेश कर जाती है और वहां से अपना भोजन ग्रहण करती है या उसके ऊपर रहकर भोजन ग्रहण करती है। नेक्स्ट है थैलस। जो थैलस होता है कवक का थैलस वो अधः स्तर का बना होता है। किसका बना होता है? अधः स्तर का बना होता है या सबस्ट्रेन प्रकृति का होता है तथा उसके ऊपर या भीतर रहता है। यानी जो थैलस होता है वो अधः स्तर या सबस्ट्रेन के ऊपर या उसके भीतर रहकर भोजन ग्रहण करती है तथा प्लाज्मोडियम अमीबीय प्रकृति का होता है। वह आभासी प्लाज्मोडियम पाया जाता है, यानी इसमें आभासी प्लाज्मोडियम ही उपस्थित रहता है। थैलस एक कोशिका या तंतु या कवक जालीय संरचना होती है। यह सेप्टेड या नॉन सेप्टेड प्रकृति की होती है, यानी जो कवक होती है इसमें एक तंतु पाया जाता है जिसे सेप्टेड या नॉन सेप्टेड प्रकृति की होती है और इसमें कवक जाल का निर्माण होता है। कवक की गतिशीलता चल बीजाणु जूस्पोर द्वारा ही होती है, यानी जो कवक होती है उसकी जो गति होती है वो सिर्फ जूस्पोर के कारण ही होती है, नहीं जो जूस्पोर होते हैं वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति सेल वॉल। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो सुनिश्चित एवं काइटिन युक्त होती है। इसके केवल वर्ग, यानी इसका जो एक वर्ग है ऊमाइसिटीज के सदस्य, यानी ऊमाइसिटीज वर्ग के जो सदस्य होते हैं उसमें जो सेल होती है कोशिका भित्ति वो सेलुलोज की बनी होती है, बाकी सभी में काइटिन की होती है। क्वेश्चन आता है जो ऊमाइसिटीज वर्ग है उसमें जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो होती है सेलुलोज की। नेक्स्ट है केंद्र की स्थिति, यानी न्यूक्लियर स्टेटस। केंद्र की स्थिति, इसकी जो केंद्रक होता है वो सुकेंद्र की होता है, यानी यूकैरियोटिक्स प्रकृति का होता है। एक केंद्र की या मल्टी न्यूक्लिएट्स होती है, या मल्टी न्यूक्लिएट्स होता है या यूकैरियोटिक्स प्रकृति का होता है सुविकसित। इस कवक का कवकजाल सम केंद्र की होमोट्राइटिक्स या विषम केंद्र की हेटेरोट्राइटिक्स या अगुणित हैप्लॉइड्स या द्विकेंद्र की डायोट्रैक्टिक्स या द्विगुणित डिप्लॉइड्स प्रकृति का होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं जीवन चक्र, यानी जो फंगस होती है उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो किस प्रकार का होता है। लाइफ साइकिल, जो कवक होती है, फंगस होती है, उसका जो जीवन चक्र होता है वो बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स, जटिल प्रकृति का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लैंगिकता, सेक्सुअलिटी। जो कवक होती है उसमें एसेक्सुअल, अलैंगिक व सेक्सुअल, लैंगिक व होमोथैलिक, समथैल्सी या हेट्रोथैल्सी, विषमथैल्सी, ये प्रकृतियां उसमें पाई जाती है। यानी लैंगिकता की जो गुणवत्ता होती है उसमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार का जनन होता है, या इसमें समथैल्सी या विषमथैल्सी प्रकृति का भी लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बीजाणु फलिकाएं, यानी स्पोरोकार्प्स। जो स्पोरोकार्प क्वेश्चन आता है, बीजाणु फलिकाएं क्या है, यानी स्पोरोकार्प्स क्या है। तो स्पोरोकार्प्स कवक से बीजाणु फलिकाएं या स्पोरोकार्प्स सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोपिक या स्थूलदर्शी प्रकृति के होते हैं। यानी जो बीजाणु फलिकाएं होती है ये बिल्कुल ही सूक्ष्म होती है और गोल आकार की होती है, जिनको केवल माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है या ऑब्जर्व किया जा सकता है, ये स्थूलदर्शी होती है। नेक्स्ट बात आता है आवास या हैबिट। जो कवक होती है ये मृतजीवी होती है या सहजीवी होती है, या किसी के ऊपर परजीवी होती है, या परातत्व परजीवी होती है। यह बहुव्यापी संख्या में पाई जाती है। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। जो कवक होती है वो पूर्व विश्वव्यापी यानी सभी जगह पाई जाती है। समस्त संसार में कवकों की 10 लाख प्रजातियां पाई जाती है, यानी पूरे संसार के अंदर 10 लाख प्रजातियां कवकों में पाई जाती है, जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करती है। पौधों में 8000 जातियां रोग पैदा करती है, यानी जितनी जातियां हैं 10 लाख में से 8000 ऐसी जातियां हैं जो रोग पैदा करती हैं, तथा 50 जातियां मनुष्य में रोग पैदा करती है और 50 जातियां उन 10 लाख जातियों में से मनुष्य में रोग पैदा करती है। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कवक विज्ञान माइकोलॉजी कहते हैं या माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के माइकेस से हुई है। क्वेश्चन आता है माइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो माइकेस से हुई है। मशरूम या फंगस, छत्रक या लोगस टू स्टडी से हुई है। या वह विज्ञान जो कवकों के जीवन वृत्तों, संबंधों एवं विकासीय प्रक्रमों का वर्णन करता है कवक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। यानी कि वह विज्ञान जो कवकों के जीवन चक्र या उसके जितने भी साइकिल होते हैं उनके संबंध के बारे में या विकास क्रमों के बारे में वर्णन करता है, उसे कवक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। या द साइंस विच डील्स विद द लाइफ हिस्टोरीज, रिलेशनशिप एंड evolutionary process of fungi is known as mycology। कवक की कारिक संरचना या सोमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। जो कवक होती है उसकी जो संरचना होती है, कायिक संरचना, यानी जो उसकी आकार प्रकार कैसा होता है उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो पहला जो है वो है थैलस ऑर्गेनिज्म। थैलस, कवकों का थैलस एक वृद्धि के रूप में उगकर भोजन प्राप्त करना और बढ़ना होता है। यह अंतः बीजाणुधरों या स्पोरेंजियोफोर को उत्पन्न करता है। यानी कि जो कवक होती है उसके अंदर एक थैले जैसी संरचना बनती है, यानी एक थैली के आकार की संरचना बनती है और इसका कार्य वृद्धि में या आकार में बढ़ना होता है और भोजन को स्टोर करना होता है। तथा इसके अंदर अंतः बीजाणुधर या स्पोरोफोर उत्पन्न होते हैं या पाए जाते हैं। इसमें पौधों की भांति जड़, तना, लीफ का अभाव पाया जाता है। कवकों का थैलस प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय आभासी कवकजालीय या कवक माइसीलियस प्रकृति का होता है। तथा मिक्सोमाइकोटा जो वर्ग है उसमें जो कोशिका भित्ति है उसका अभाव पाया जाता है। यानी मिक्सोमाइकोटा में जो कवक आती है उसमें कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है। वास्तविक कोशिका भित्ति एक कोशिकीय थैलस यूमाइकोटा के सदस्यों में पाई जाती है। यानी जो वास्तविक कोशिका भित्ति होती है, यानी बिल्कुल रियल कोशिका या सेल बाल होती है, वो एक कोशिकीय थैलस यानी जो एक सिंगुलर सेल से जो थैलस बनता है यूमाइकोटा के सदस्यों में, उनमें ही पाई जाती है। यूमाइकोटा के सदस्यों में कवक जालीय थैलस ही बनाते हैं। यानी जो यूमाइकोटा के वर्ग की जो कवक है
वो एक जाली के समान थैलस का निर्माण करती है, जो पतली धागे जैसी संरचना या तंतु की बनी होती है, जिनमें कवक तंतु हाइफा कहते हैं। यानी जो कवक तंतु होते हैं उन्हें हाइफा कहा जाता है। जब कवक तंतु थैलस कोशिकाएं बनाती है तो ये श्रृंखलाओं में स्थित होती है, यानी एक श्रृंखलाओं में स्थित होती है तथा स्थिरता से जुड़ी और छोटी बड़ी बड्स उत्पन्न करती है, यानी एक साथ मिलकर ये छोटी बड़ी बड्स का निर्माण भी करती है, जिन्हें आभासी कवक जाल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट। ईस्ट सदृश्य जो कवक होती है, वो कुछ कवक होती है वो द्विरूपिक थैलस बनाती है, यानी दो रूपों के थैलस बनाती है, यानी एक स्ट्रक्चर बनाती है। जो ईस्ट होती है वो एक स्ट्रक्चर बनाती है द्विरूपिक थैलस का। तथा टेफ्रीना वर्ग की कवक जो कंड कवक या कवकों में फंजाई जो कंड रोग उत्पन्न करती है, फंजाई, उसके जो सदस्य होते हैं टेफ्रीना वर्ग के, वो अपने परपोषी पौधों में एक कवक जालीय थैलस का निर्माण करते हैं। और जब इन्हें कल्चर मीडिया पर ग्रो किया जाता है, यानी इस कवक को जब कल्चर मीडिया पर ग्रो किया जाता है तो कृत्रिम संवर्धन में यह अपने मूल जीवी वृद्धि कवक जालीय थैलस के रूप में करती है। यानी यह कवक कल्चर मीडिया पे जो अपने मीडिया बनाते हैं उस पर अगर ग्रो कराते हैं तो यह आसानी से ग्रो कर जाती है और एक थैलस का रूप बना लेती है। कवकों में थैलस दो भागों में बनती है, वृद्धि भाग जनन भाग या वृद्धि भाग पोष। एक वृद्धि भाग जनन का होता है और एक वृद्धि भाग पोषण का होता है, तथा पदार्थों का अवशोषण करता है। जो पोषण भाग होता है वो पदार्थों का अवशोषण करता है और वृद्धि वाला भाग ग्रोथ करता है, जबकि जनन भाग संरचनाओं का निर्माण करता है। और एक जो वृद्धि भाग होता है, जनन भाग होता है, वो संरचनाओं का निर्माण करता है, नई नई संरचनाओं का निर्माण करता है। तो द हाइफा क्वेश्चन आता है, द हाइफा के बारे में बताइए। तो एक कवक तंतु सूक्ष्मदर्शी धागे संदर्श्य नलिकाकार सूत्र होता है जो प्राय शाखित या अशाखित हो सकता है, या तो सेप्टेड होगा या नॉन सेप्टेड होगा जो कवक तंतु होगा। इस नलिकाकार संरचना का व्यास सदैव 1 μm से अधिक होता है तथा कुछ कवकों में 100 μm से भी अधिक मोटाई होती है। यानी जो इनका आकार होता है वो व्यास सदैव 1 μm से अधिक या कवकों में 100 μm से भी अधिक मोटाई होती है। कवक तंतुओं का विकास एक बीजाणु स्पोर से प्रारंभ होता है। यानी जो कवक तंतु होते हैं उनका जो विकास होता है वो एक बिल्कुल स्पोर्ट या बीजाणु स्पोर से ही प्रारंभ होता है। यह बीजाणु अंकुरित होकर एक या एक से अधिक मुकुल या एक से अधिक शाखाएं बनाता है तथा जनन नलिकाएं बनाता है या जर्म ट्यूब भी बनाता है, जिनसे बाहर निकलकर लंबाई में बढ़ता है और कवक तंतु बन जाते हैं। कवक तंतुओं की आगे की वृद्धि शाखाएं समूह में होने पर कवक जाल का निर्माण करती है। यानी जो कवक तंतु होते हैं वो आगे की ओर वृद्धि करते हैं और आगे से नुकीले होते हैं, यानी उनका कार्य होता है भेदने का या वृद्धि करने का होता है। ये शाखाओं में या समूह में होते हैं और ये कवक जाल का निर्माण करते हैं। कवक तंतु पटहीन, नॉन सेप्टेड या सेप्टेड प्रकृति के होते हैं। यानी जितने भी कवक तंतु होते हैं वो सेप्टेड या नॉन सेप्टेड प्रकृति के होते हैं, जबकि कवक तंतु अखंड होते हैं, यानी उनमें कोई भी खंड नहीं पाया जाता। तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में केंद्रक अनियमित रूप में बिखरे हुए रहते हैं। यानी जो कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, उसमें जो केंद्रक होता है उसमें अनियमित रूप में बिखरे हुए रहते हैं। यह पटहीन नॉन सेप्टेड प्रकृति के होते हैं। यानी ये जो खंड हीन होते हैं या खंड जिनमें बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं वो नॉन सेप्टेड प्रकृति के होते हैं। इसे सहकोशिकीय अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को जो क्या कहते हैं, सहकोशिकीय अवस्था कहते हैं। तथा छोटी छोटी कोशिकाएं समान, यानी एक छोटी छोटी कोशिकाएं एक समान में विभक्त हो जाती है, खंडों में विभक्त हो जाती है और एक नए पटयुक्त या सेप्टेड का निर्माण करती है, जिसे कवक तंतु कहते हैं। कवक जाल होती है वो एक केंद्र की भी हो सकती है, द्विकेंद्र की भी हो सकती है और बहुकेंद्र की भी हो सकती है।
नेक्स्ट बात करते हैं कवक तंतु की वृद्धि या हाइफल ग्रोथ। जो हाइफल ग्रोथ होती है जो कवक तंतुओं की, वो कैसे ग्रोथ करती है? कवकों के कवक तंतुओं के समान कोशिका द्रव्य प्रवाह एक दिशा होता है, यानी जो कोशिका द्रव्य होता है, जो भोजन होता है, वो एक दिशा की ओर ही वृद्धि करता है और अग्र सिरे की ओर ही बढ़वार होती है। यानी जो शीर्ष भाग होता है उसकी वृद्धि सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वहीं पर ही सबसे ज़्यादा भोजन पहुंचता है। कवकीय वृद्धि की कुंजी कवक तंतुओं के शीर्ष एपेक्स में रहती है। यानी जो वृद्धि का कार्य होता है वो शीर्ष भाग का होता है, जिसे एपेक्स कहा जाता है। वही भाग वृद्धि करता है। वृद्धि पतली प्लास्टिक या सुगठ्ठे कवक तंतुओं जो शीघ्र क्षेत्र में या 50 μm के होते हैं। इन जो कवक तंतु होते हैं उनकी लंबाई के बारे में पहले बता चुका हूँ, वो 50 से 100 μm के होते हैं कवक तंतु, और शीर्ष भाग ही वृद्धि करता है। कवक तंतु शीर्ष के पीछे वाला भाग रसधानी युक्त है। यानी जो शीर्ष भाग तो वृद्धि का कार्य करता है और उसके थोड़ा पीछे भाग होता है, उसमें भोजन एब्जॉर्ब होता रहता है, यानी इकट्ठा होता रहता है, वो रसधानी युक्त होता है, उसमें रस भरा रहता है। सभी कवकों के ऊपर एक मुलायम भाग प्रकट होता है। यानी जितनी भी कवक होती है उनके सभी के ऊपर एक मुलायम भाग प्रकट होता है। इस मुलायम भाग को मुकुल या बड्स कहा जाता है। यह भाग फूलकर बड़ा हो जाता है और प्रत्येक कवक संतति शाखाओं में जनन कवक तंतु से भांति व्यवहार करती है। जितनी भी कवक संतति होती है वो शाखाएं या कवक या जनन कवक तंतु की भांति व्यवहार करती है। जितनी भी शाखाएं होती है उनमें एक नई जनन क्षमता होती है और एक नए कवक तंतु की तरह व्यवहार करती है। कवक तंतुओं द्वारा पोषण पदार्थों का अवशोषण कार्बनिक पदार्थ, यानी जितने भी कवक तंतु होते हैं वो पोषण पदार्थों का अवशोषण करते हैं। वो कार्बनिक पदार्थों से, मृत पदार्थ से या परपोषी से या जीवित ऊतकों के भीतर या बाहर रहकर भोजन ग्रहण करते हैं। के कणों के बीच में एक तरल माध्यम में उपस्थित रहते हैं। यानी जो मिट्टी के अंदर अगर कवक तंतु होंगे वो एक तरल माध्यम में उपस्थित रहते हैं। पादप ऊतकों में कवक तंतु इंटरसेलुलर या इंट्रासेलुलर के रूप में फैले होते हैं। मृदा के अंदर तो ये तरल रूप में रहेंगे, लेकिन पादप के अंदर इंटरसेलुलर या इंट्रासेलुलर रूप में ही रहते हैं। ये खास बात है इसकी। क्वेश्चन आता है पादपों में कवक किस रूप में रहती है, तो इंटरसेलुलर या इंट्रासेलुलर। मृदा में वो किस रूप में रहती है, तो तरल रूप में रहती है। इंट्रासेलुलर कवक जाल में विशेष कवक तंतु, जो इंट्रासेलुलर प्रकार की जो कवक जाल होती है वो चूषक अंग उत्पन्न करती है और कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कर भोजन का अवशोषण करती है। यानी इंट्रासेलुलर प्रकार की जो कवक होती है वो किसी भी सेल वॉल में प्रवेश कर चूषक अंग उत्पन्न करती है और कोशिका के भीतर प्रवेश करने के बाद भोजन का अब्जॉर्ब करती है, यानी भोजन अवशोषण का कार्य करती है। कवक तंतु मृदा में फैलकर फूली हुई संरचना में रहती है। यानी जो मृदा के अंदर पड़ी रहती है तरल अवस्था में, वो वहां पर फूल जाती है आकार में और नलिकाकार संरचना बनाती है। कवक तंतुओं द्वारा पादप की ऊपरी सतह को भेदन कर प्रवेश किया जाता है। यानी जो मृदा के अंदर कवक होते हैं वो पादप के शीर्ष भाग में ही प्रवेश कर सकते हैं। कवक तंतु शाखा मिलन या हाइफो ग्रोथ। कवकों के कवक तंतु शाखा मिलन करने की योग्यता भी रखते हैं। यानी एक दूसरे के साथ कवक तंतु होते हैं वो अटैचमेंट यानी मिलने की क्षमता रखते हैं। यानी जितनी भी शाखाएं होंगी वो एक दूसरे के साथ मिल जाएगी या गुंथ जाएगी या एक दूसरे के साथ एक जाल का निर्माण कर लेती है। थैलस में कवक तंतु रासायनिक क्रिया द्वारा उद्दीपित होते हैं। यानी जो थैलस होता है, जो थैली होती है, उसमें जो कवक तंतु होते हैं उनमें रासायनिक क्रिया के द्वारा ही उनमें तीव्रता आती है, यानी ग्रोथ होती है और छोटे छोटे शाखाएं उत्पन्न करता है जो एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर एच खंड का निर्माण करती है। यानी ये जो कवक तंतु होते हैं एक दूसरे के साथ उस थैली में मिल जाते हैं और एच खंड का निर्माण करते हैं, यानी सेप्टेड प्रकृति का निर्माण करते हैं। वृद्धि के समय ही थैलस बीजाणु उत्पन्न करने वाली कवक तंतुओं, स्पोरोफोर, बीजाणुधरों व फलनकारियों, फ्रूटिंग बॉडीज का उत्पादन करता है। यानी जो वृद्धि करती है कवक, उसी समय थैलस बीजाणु का निर्माण हो जाता है और स्पोरेंजियोफोर का भी निर्माण हो जाता है और उसमें ढेर सारे फ्रूटिंग बॉडीज की संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट है पट या द सेप्टा। क्वेश्चन आता है द सेप्टा समझाइए। सभी कवकों के थैलस में अनुप्रस्थ भित्तियां या सेप्टा पाए जाते हैं। जितनी भी कवक होती है उनके थैलस में अनुप्रस्थ भित्तियां या सेप्टा पाए जाते हैं जो जनन संरचनाओं के कवकों तंतुओं के शेष भाग से अलग करने या कवक तंतुओं के क्षतिग्रस्त भागों को पृथक करने का कार्य करते हैं। यानी जो भी जनन संरचनाएं होती है उनमें कवकों में क्रॉस होने के बाद सेप्टा उनको अलग करने का कार्य करता है, यानी क्षतिग्रस्त भाग होते हैं उनको पृथक करने का कार्य करता है।
पट कोशिका भित्ति पदार्थ एक वलय एनुअल होता है जो प्लाज्मोडियम झिल्ली द्वारा ढका रहता है। यानी जो पट होता है वो कोशिका भित्ति पदार्थ का एक वलय होता है और प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ढका रहता है। एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना कवकों में एक या अधिक पट्टीय रंध्र पाए जाते हैं। यानी एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना वर्ग की जो कवक हैं उनमें एक से अधिक पट्टीय रंध्र पाए जाते हैं। यानी जो पट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? मेस्टिगोमाइकोटिना व ज़ाइगोमाइकोटिना के अतिरिक्त सभी कवकों में सेप्टा पाई जाती है। यानी क्वेश्चन आता है मेस्टिगोमाइकोटिना और ज़ाइगोमाइकोटिना में क्या सेप्टा पाया जाता है, तो उनमें नहीं पाया जाता, लेकिन इनके अलावा जितनी भी कवक है उनमें सब में सेप्टा पाया जाता है। नेक्स्ट है सॉलिड सेप्टम। यह सबसे सरल प्रकार का पट होता है। यानी ये बिल्कुल सिंपल सेप्टा होता है जो एक पूर्ण सॉलिड सेप्टम अनुप्रस्थ भित्ति के रूप में पाया जाता है। छिद्रित पट, जो छिद्रित पट होता है, इस प्रकार के सेप्टम में इष्ट संदर्श्य कवक जाइगोमाइक्ट्रम या जियोट्राइकम में देखा जाता है। ये कवक होती है जियोट्राइकम, उसमें देखा जाता है। पाया जाता है और यह सेप्टा की तरह सेप्टम के समान ही होता है। बॉर्डर पिट टाइप सेप्टम, इस प्रकार का जो सेप्टम होता है वो ट्राइकोमाइसिटीज सदस्यों में पाया जाता है। यानी ट्राइकोमाइसिटीज वर्ग की जो कवक होती हैं उनमें बॉर्डर पिट टाइप सेप्टम पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सिंपल सेप्टा। यह सबसे सामान्य सेप्टा होता है जो एस्कोमाइकोटिना या ड्यूटेरोमाइकोटिना या बेसिडियोमाइकोटिना में पाया जाता है। नेक्स्ट है डोलीपोरा सेप्टम। इस प्रकार की सेप्टा बेसिडियोमाइकोटिना में पाई जाती है। जो बेसिडियोमाइकोटिना वर्ग की जो कवक होती है उसमें डोलीपोरम सेप्टम पाया जाता है। इसमें कवक तंतु के पट का मध्य भाग बाहर की ओर फूला होता है और खुले मुख वाली ढोल आकार की संरचना पाई जाती है। यानी इसमें जो खास बात है ढोल आकार की संरचना पाई जाती है और फूला हुआ भाग होता है।